हेलो दोस्तों। तो देखा आपने किस प्रकार से अपनी सक्सेस का अर्ली सेलिब्रेशन किस प्रकार नुकसान पहुंचा सकता है। और हमें जीवन में हमेशा इस बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो सेलिब्रेशन है वो सक्सेस कंप्लीटली हमारे हाथ में आने पर ही करना। लाइफ में सब कुछ इसी प्रकार से ही चलता है। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है, वो स्टूडेंट्स कई बार जो यूपीएससी का प्री का पेपर होता है तो उसमें अगर वो अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो वो उनके मन में ऐसी भावना विकसित हो जाती है कि अरे सर कोई बात नहीं है, अब तो हमने प्री तो क्वालिफाई कर ही लिया है, अब हम आगे भी जो चीज़ें हैं वो सारी इसी तरीके से क्वालिफाई कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है, जब तक आपको सक्सेस कंप्लीटली आपके हाथ में नहीं आ जाए और जो यूपीएससी में कंप्लीट सक्सेस फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन के बाद ही मानी जाती है, वो जब तक आपको नहीं मिल जाए तब तक आपको रुकना नहीं है और अपने जो एफर्ट है उनको लगातार लगा के रखना है। तो इसी प्रकार से जीवन में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और जो फाइनल सक्सेस है उसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस की तरफ। तो मैं नितिन आपका फिर से स्वागत करता हूँ एक अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में। और आज 19 अगस्त 2022 है और जन्माष्टमी का आज फेस्टिवल भी है। तो अच्छे से इस फेस्टिवल को एंजॉय कीजिएगा और अपना जो टाइम टेबल है स्टडी का उसे भी ध्यान में रखिएगा। और जो इसका आज का जो लेक्चर है इसमें स्टैटिक और जो अपना न्यूज़पेपर है इसका एक काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। और जो पूरे जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर होने वाला है, तो कंप्लीट वीडियो को एकदम कंसंट्रेशन से आप देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। दोस्तों सबसे पहले जो इसमें बात की गई है उसमें ये दिखाया गया है कि जो स्टेट्स हैं हमारे कंट्री के, उसमें स्टेट डेवलपमेंट जो है वो किस प्रकार से फाइनेंशियल ईयर 94 से लेकर अब तक हुआ है। और 94 से लेकर 90 फाइनेंशियल ईयर 12 तक का भी यहाँ पे काफ़ी सारे डाटा में कंपैरिजन जो है वो यहाँ पे देखने को मिला है। तो इसमें इसी को बात बताया गया है कि जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो यहाँ पर उसकी अगर बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 94 में ये बिलो 2000 था। सारे कई कई सारे स्टेट्स में जो ये जो पॉइंट देखने को मिला था वो बिलो 20,000 देखने को मिला था। लेकिन अभी फाइनेंशियल ईयर 20 की अगर बात करें तो राजस्थान को छोड़कर और यूपी को छोड़कर अगर नॉर्थ स्टेट की बात करें तो यूपी को छोड़कर और ईस्टर्न स्टेट्स में राजस्थान राजस्थान को छोड़कर ये जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो 1 लाख की जो पॉइंट है उससे ज़्यादातर स्टेट्स में आगे ही चल रहा है। इन दोनों स्टेट्स में थोड़ा कम जो है यहाँ पे देखने को मिला है। इसके बाद में जो पॉवर्टी लाइन है वो भी 40% से ज़्यादा काफ़ी सारी स्टेट्स में यहाँ पर देखने को मिली थी। और फाइनेंशियल ईयर 94 में बिहार, उड़ीसा, एमपी, इन सब में 40% से ज़्यादा की पॉवर्टी लाइन थी फाइनेंशियल ईयर 94 में। तो इसके बाद में काफ़ी सारे जो स्टेट्स हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश की स्थिति अभी भी वैसी ही बनी हुई है। अगर वुमेन्स का लेबर फोर्स में अगर वुमेन्स का अगर बात करें, उनके शेयर की अगर बात करें तो वो भी यहाँ पर डिक्लाइन होता दिखाई दिया है। केवल केरला और गोवा में ही ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की भी स्थिति काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। तो इस डाटा में यही बात जो है वो कंपेयर की गई है कि किस प्रकार से जो इन 20 से 25 सालों में जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट का प्रोसेस हुआ है और आगे किस प्रकार की स्थिति इन स्टेट्स में देखने को मिल सकती है। तो ग्राफ के जरिए अगर हम इस डाटा को देखें तो आप इसमें देखेंगे कि जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें फाइनेंशियल ईयर 94 से लेकर 20 तक का यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, जिसमें आप देखेंगे 20,000 के मार्क्स से काफ़ी सारे जो स्टेट हैं, ये जो फाइनेंशियल ईयर 94 का यहाँ पे डाटा दिखाया गया है उसमें 20,000 के मार्क्स से काफ़ी सारे स्टेट जो हैं वो नीचे ही थे। ज़्यादातर स्टेट इसमें नीचे ही थे। लेकिन अभी अगर फाइनेंशियल ईयर 20 की अगर बात करें तो गोवा में तो ये जो एसडीपी है वो 3 लाख तक यहाँ पे दिखाया जा रहा है, 2.5 लाख तक यहाँ पे और कई स्टेट्स में दिखाया जा रहा है। तमिलनाडु में
1 लाख के ऊपर है, आंध्र प्रदेश में भी 1 लाख के ऊपर है, लेकिन राजस्थान और यूपी में अगर आप देखेंगे तो ये एसडीपी का जो ग्राफ है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिला है। 1 लाख से भी यहाँ पर नीचे है, और यूपी में तो स्थिति राजस्थान से भी खराब है। वहाँ पे तो स्थिति लगभग 50,000 के आसपास ही देखने को मिली है। इसके साथ में अगर आप वुमेन्स का शेयर लेबर फोर्स में अगर देखें फाइनेंशियल ईयर 94 से 92 तक, तो पर 1000 रूरल वुमेन में जो वर्किंग लेबर फोर्स है उसकी जो ग्राफ है वो भी यहाँ पर डिक्लाइन की स्थिति में ही देखने को मिला है। और आप तो देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 94 में जो ग्राफ था उसमें बिहार में ये स्थिति थी, उड़ीसा में ये स्थिति थी, एमपी में इस प्रकार की स्थिति थी। तो इसी प्रकार से जो स्थिति है फाइनेंशियल ईयर 94 से लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई देखने को मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। एचपी में आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 94 में जो वर्क फोर्स था वो लगभग 400-500 के समथिंग यहाँ पर मैक्सिमम देखने को मिला था हिमाचल प्रदेश में। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 1-2 में अगर आप लेबर फोर्स में वुमेन का रूरल शेयर अगर आप देखेंगे तो बिहार में ये घटकर पहले ही कम था, और भी घटकर यहाँ पर कम हो गया है। एमपी में भी कम हो गया है, उड़ीसा में भी कम हो गया है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। हालांकि जो शेयर है वो ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पर बढ़ोतरी फिर भी यहाँ पर नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश में भी स्लाइटली जो कमी है यहाँ पर देखने को मिली है। तो इस प्रकार से जो वर्किंग वुमेन है उनका जो रूरल एरिया में काम करने का जो रेशियो है वो यहाँ पर कम हुआ है और डिक्लाइन की स्तर पर देखने को मिला है। इसी प्रकार से अगर आप पॉवर्टी लाइन की अगर बात करें तो पॉवर्टी लाइन में यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 94 से 112 तक का अगर हिस्सा यहाँ पर देखने को मिले तो उस समय पे बिहार जो है 55% के साथ में सबसे ज़्यादा लोगों को पॉवर्टी लाइन के नीचे इसमें रखा गया था। लेकिन वो रेशियो अब फाइनेंशियल 1-2 में बढ़कर छत्तीसगढ़ ने इसका टॉप का स्थान जो है वो एक्वायर कर लिया है। और आप देखेंगे कि जो 94 की जो स्थिति थी उसमें पॉवर्टी लाइन में पंजाब, गोवा, केरला जैसे स्टेट हैं वो यहाँ पर काउंट किए जाते थे। यूपी और बिहार में ये जो रेशियो था वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता था। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 1-2 में ये जो टॉप पोजीशन है वो छत्तीसगढ़ को मिल गई है, और साथ में जो बिहार है वो अपनी लमसम पोजीशन पर यहाँ पर बरकरार है, यूपी उसके पीछे ही है। और इस प्रकार से पंजाब, केरला और गोवा में ये जो स्थिति यहाँ पर देखने को मिली है पॉवर्टी लाइन की, वो बहुत ही बेटर इम्प्रूवमेंट केरला के द्वारा यहाँ पर किया गया है। तो इस प्रकार से कई जो स्टेट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म यहाँ पर किया है, कई जो स्टेट्स हैं जो अपनी वर्स्ट कंडीशन में यहाँ पर आ गए हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का 0 से 1 तक का रेशियो अगर यहाँ पर लेके चलें वर्स्ट और बेस्ट का, तो आप देखेंगे कि जो बिहार 1990 का अगर डाटा यहाँ पर देखें तो बिहार की स्थिति काफ़ी ख़राब थी, यूपी की स्थिति काफ़ी ख़राब थी। केरला और गोवा एसडीआई में उस समय पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टेबल करते थे। उसके बाद में 2019 का अगर डाटा देखें तो इसमें बिहार अभी भी सबसे पीछे ही चल रहा है। केरला और गोवा में ये जो इंडेक्स है वो लमसम 0.6 और 0.5 के बीच में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो 0.6 यहाँ पर तो केरला और यहाँ और जो गोवा है इसमें तो ये जो 0.75 के लमसम का यहाँ पर जो एसडीआई है वो देखने को मिला है। तो ह्यूमन के डेवलपमेंट का इंडेक्स जो है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिला है, और बेनिफिशियल रहता है कि यहाँ पर अगर कोई बंदा यहाँ पर अगर रहता है, कोई वर्किंग प्रोसेस यहाँ पर चलाया जाता है तो उसको डेवलपमेंट के आसार यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स के किस प्रकार से डेवलपमेंट का प्रोसेस यहाँ पर चला है, किस प्रकार से गवर्नमेंट से का जो इस डिफरेंट स्कीम है उनका यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा है, तो उन सब चीज़ों को लेकर इस डाटा पॉइंट में बात किया गया है। और ये डाटा पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो आपको आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, हाल ही में हमारी पूरे देश में जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है वो मनाया गया है, और जो देश की आज़ादी को जो 75 साल हुए हैं उसे 75 साल का जो सेलिब्रेशन है वो काफ़ी शानदार तरीके से जो इस देश में है मनाया गया था। इसी उपलक्ष्य में
जो सरकारी एजेंसीज हैं उन्होंने अलग अलग पब्लिकेशंस यहाँ पर रिलीज़ किए थे। उन पब्लिकेशंस में कई फ्रीडम फाइटर्स थे, उनकी कॉमिक्स भी थी, वुमेन जो फाइटर्स हैं उनकी कॉमिक्स भी थी। इस तरीके से जो कई अलग अलग पब्लिकेशंस यहाँ पर जो रिलीज़ किए गए थे, उसी को लेकर इसमें आर्टिकल में चर्चा की गई है कि एक जो मणिपुर में एक वॉरियर हैं ब्रजवासी, जो उनका नाम है, उनको इस जो कॉमिक्स में फ्रीडम फाइटर के रूप में यहाँ पर इंक्लूड किया गया था। तो उसी को लेकर ऑब्जेक्शन यहाँ पर एक कुछ स्टूडेंट बॉडीज़ हैं या मणिपुर की, उनके द्वारा किया गया है। और ये कहा गया है कि ये जो फ्रीडम फाइटर हैं वो सिर्फ मणिपुर के फ्रीडम फाइटर थे, और इंडियन जो इंडिपेंडेंस को लेकर जो स्ट्रगल था उससे इनका कोई भी लेना देना नहीं है। तो उनका नाम इस कॉमिक बुक्स में से हटाने की जो बात है इनके द्वारा यहाँ पर की गई है। तो मणिपुर को लेकर ये बात यहाँ पर की गई है, और इस आर्टिकल में कंप्लीट जो डिटेल में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जो एंग्लो मणिपुर वार है वो यहाँ पर हुआ था, कब हुआ था और क्यों हुआ था, और जो यहाँ पर ये जो वॉरियर हैं जिनकी यहाँ पर बात की गई है वो उनका इसमें क्या रोल था, और किस प्रकार से इस सेलिब्रेशन को वहाँ पर मनाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एंग्लो मणिपुर वॉर है वो एंग्लो मणिपुर वॉर यहाँ पर ब्रिटिश और जो मणिपुर का जो राजघराना था, मणिपुर का जो राज्य था, उसके बीच में यहाँ पर हुई थी। और 31 मार्च से लेकर 27 अप्रैल 1891 तक ये जो वॉर है वो यहाँ पर चली थी। और इस वॉर को जो इसका जो रिजल्ट रहा था उसमें ब्रिटिश की इसमें यहाँ पर विक्ट्री हुई थी। और जो स्कल्पचर यहाँ पर कंगला पैलेस पर बना हुआ था, जिसमें कि जो दो ड्रैगन यहाँ पर बने हुए थे, जो कि पहले चाइना से रिलेटेड ये प्रतीक माना जाता था, उस प्रतीक को भी यहाँ पर वॉर के दौरान डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो ये जो कंगला पैलेस है वो यहाँ पर मणिपुर में अवेलेबल है। और चाइनीज़ जो संस्कृति है, जो वहाँ पर जो धर्म माना जाता है जिसमें कि ड्रैगन को एक रिलीजियस प्रतीक उसमें माना जाता है, उसकी जो दो तरफा जो मूर्ति थी उसे यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया गया था। तो इस मिशन जो ये जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई का जो मेन पर्पस था उसमें कुला चंद्रा को मणिपुर का किंग बनाने की बात जो है वो ब्रिटिश की तरफ से की गई थी, जिसमें कि क्राउन प्रिंस जो टिकेंद्र जीत उस समय वहाँ पर हुआ करते थे, उन्हें पद से हटाने को यहाँ पर कहा गया था। लेकिन उस विपरीत यहाँ पर मणिपुर की जो सरकार थी, मणिपुर का जो राज्य था, उन्होंने ब्रिटिश लॉ के खिलाफ यहाँ पर जंग छेड़ दी और उनका जो ये रूल था उस रूल को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि ब्रिटिश जो लॉ थे वो उनकी सॉवरेनिटी को यहाँ पर नुकसान पहुँचा रहे थे। और इसी वजह से जो राजा ने वहाँ पर लड़ाई छेड़ने का ऐलान किया, और मणिपुर एंग्लो वॉर जो है वो 1891 में यहाँ पर शुरू हुआ। इससे पहले जो मणिपुर का जो ये एंग्लो मणिपुर वॉर है वो 31 मार्च से फुल फ्लैश यहाँ पर शुरू हुआ था, लेकिन उससे पहले कुछ छुटपुट घटनाएं 24 मार्च से ही होना शुरू हो गई थी। और कहीं पर जो छोटे छोटे जो दस्तों के द्वारा यहाँ पर आक्रमण मणिपुरीज पर किया जाने लगा था, जिसमें कि 50 मणिपुरीज यहाँ पर घायल भी हो गए, उनकी मृत्यु भी हो गई बाद में फिर, जिसमें कि जो यहाँ पर नाम बताए गए हैं, टंका हैं, सूबेदार हैं, लहसंग जमादार हैं और अठोकपा दीवान है, इनकी यहाँ पर जो मृत्यु है इस छुटपुट घटनाओं में हो गई थी। तो इस प्रकार से ब्रिटिश जो सेना थी उसकी तरफ से जो पहली जो लड़ाई की जो शुरुआत यहाँ पर की गई थी वो 24 मार्च से की गई थी। इसके बाद में जो ब्रिटिश फोर्सेज हैं उन्होंने तीन तरफ से मणिपुर की सेनाओं को यहाँ पर घेर लिया था, जिसमें कि कोहिमा, तमू और सिलचर हैं। इन तीनों कोनों से जो ब्रिटिश ने मणिपुर की जो रियासत है उसको यहाँ पर घेर लिया था। और इसमें इसके बाद में जो लड़ाई शुरू हुई थी उसमें मेजर पाउना ब्रजवासी जो हैं इनका मेजर रोल रहा था। इन्हीं के नाम पर जो है वहाँ पर एक शहादत को इनको याद किया जाता है, और खोंगजोम परिवार पर्व यहाँ पर मनाया जाता है। ये बहुत ही यहाँ का जो बड़ा पर्व इसे माना जाता है। और पाओमा ब्रजवासी की जो ब्रेवरी और पेट्रियोटिज्म है उसको इस दिन याद किया जाता है, और कहा जाता है कि इनसे बड़ा जो देशभक्त मणिपुर के लिए जो राष्ट्रभक्त है वो यहाँ पर नहीं जन्मा था, और इन्हीं की याद में जो खोंगजोम पर्व यहाँ पर मनाया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जो खोंगजोम पर्व है वो किस स्टेट से संबंधित है, मणिपुर स्टेट से ये संबंधित है। और पाओमा ब्रजवासी को
याद करने के लिए इस पर्व को यहाँ पर मनाया जाता है। तो किस प्रकार से इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जो मणिपुर के जो सेना है और जो ब्रिटिश सरकार की जो सेना है उनके बीच में यहाँ पर युद्ध चल रहा है। इसके बाद में मणिपुर में जो ये लड़ाई हुई थी, इसमें जो भी शहीद हुए थे 1891 की लड़ाई में, उन शहीदों को यहाँ पर याद करने के लिए, उन्हें होमेज देने के लिए, उन्हें सम्मान देने के लिए यहाँ पर एक प्रोग्राम भी रखा जाता है। और इस प्रोग्राम में जो मणिपुरी वॉरियर्स का जो सेक्रीफाइस है उसे याद किया जाता है। और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हर साल 23 मार्च का दिन यहाँ पर खोंगजम डे के नाम से यहाँ पर रखा जाता है और इसे यहाँ पर स्टेट लेवल पे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर इसका सेलिब्रेशन किया जाता है। तो इस प्रकार से खोंगजम पर्व है वो भी यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। और जो खोंगजम डे है वो यहाँ पर मणिपुर वॉरियर्स के सम्मान में यहाँ पर इसको रखा जाता है। आपको बता दूं मैं कि ये जो वॉर है मणिपुर एंग्लो वॉर जो थी, ये सबसे पहली यहाँ पर वॉर थी अंग्रेजों की और सबसे लास्ट वॉर भी यहाँ पर थी। इसके बाद में, इससे पहले ना तो कोई अंग्रेजों और मणिपुर का कोई युद्ध हुआ और ना ही इसके बाद में कोई युद्ध हुआ था। तो इस प्रकार से ये पहला और आखिरी युद्ध था और उस युद्ध के बाद में ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर ऐसे निकल के आई थी। तो इस प्रकार से पोमा ब्रजवासी और खोंगडोम डे के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन्हें आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, आपने तालिबान का नाम तो सुना ही होगा। तालिबान अभी अफगानिस्तान में जिसके द्वारा सरकार चलाई जा रही है और एक ये मिलिटेंट ग्रुप है जिसके द्वारा आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उन्हें भी यहाँ पर जारी रखा जाता है। तो इस प्रकार से जो तालिबान है उसने अभी हाल ही में 15 अगस्त को अपने यहाँ पर हॉलीडे डिक्लेयर किया था। 15 अगस्त की यहाँ पर छुट्टी थी अफगानिस्तान में और उन्होंने इंडिया से ये कहा है कि जो भी इनके जो प्रोजेक्ट इंडिया के यहाँ पर चल रहे हैं अफगानिस्तान में उन्हें कंप्लीट किया जाए। और कंप्लीट करने के बाद में जो अफगानिस्तान जो भारत की तरफ एक दोस्ती का हाथ यहाँ पर बढ़ाना चाहता है। बेसिकली जो तालिबान है यहाँ पर, तालिबान जो दोस्ती का हाथ है वो यहाँ पर बढ़ाना चाहता है। तो इस प्रकार से जो इसका एक मेन इवेंट यहाँ पर जो 15 अगस्त का रखा जाएगा वो सितंबर 1 को यहाँ पर रखा जाएगा। तो इस प्रकार से चीज़ें यहाँ पर निकल के आ रही हैं। तो इस आर्टिकल में समझेंगे कि तालिबान क्या है और किस प्रकार से जो पूरा सिनेरियो है अफगानिस्तान को लेकर अभी चल रहा है। तो बेसिकली जिस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की बात यहाँ पर कही जा रही है वो शातूत डैम है। ये शातूत डैम जो है वो 4 असियाब डिस्ट्रिक्ट में है, वो जो कि काबुल में स्थित है। काबुल प्रोविंस, काबुल राज्य में ये जो प्लेस है वो स्थित है। यहाँ पर शातूत डैम जो है यहाँ पर बनाने की बात इंडिया के द्वारा की जा रही है, जिससे कि इस पूरे एरिया को ड्रिंकिंग, इरिगेशन और जो अन्य कार्यों के लिए जो वाटर है वो यहाँ पर मिल पाएगा लोगों को। और इस पूरे प्रोजेक्ट में आप देखेंगे 300 बिलियन लगभग खर्च होने की संभावना है। 300 बिलियन यूएस डॉलर जो है यहाँ पर इसकी जो लागत है वो आने वाली है। इससे पहले एक सलमा डैम भी यहाँ पर भारत के द्वारा बनाया गया था इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रूप में। और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो प्रोजेक्ट बनाया गया था वो हिरुंड नदी पर बनाया गया था, जिसमें कि चिश्त ए शरीफ जो है हैदर प्रोविंस का। आप ध्यान में रखिएगा, ये जो शातूत जो डैम है वो तो काबुल प्रोविंस में बनाया गया है और जो सलमा जो डैम है ये हरत प्रोविंस में बनाया गया है। और जो चिश्त ए शरीफ एक यहाँ पर जगह है वहाँ पर इस प्लान को कंप्लीट किया गया है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जो भारत है अफगानिस्तान में इतनी ज़्यादा जो अपनी प्रेजेंस है वो क्यों करना चाहता है, क्यों अफगान की तरफ जो फ्रेंडशिप का जो ये दौर है वो भारत के द्वारा चलाया जा रहा है। और अब तालिबान के द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि वो भारत के साथ में जो उनके रिलेशन है, बायलैटरल रिलेशन है, उनको आगे बढ़ाना चाहता है। क्योंकि इंडिया को अगर सिक्योरिटी के नज़रिए से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवादी गतिविधियों का खतरा है वो अगर अफगान से अगर उन्हें वहाँ पर दोस्ती अगर हो जाए, दोस्ती अगर उन्हें मिल जाए, तो पाकिस्तान की तरफ से जो भी हमें आतंकवादी गतिविधियाँ हमारी यहाँ पर चलती हैं उन आतंकवादी गतिविधियों से हमें यहाँ पर
राहत मिल सकती है। और कहें कि तालिबान जो है वो बेसिकली आतंकवादी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान में भी जिम्मेदार है। पाकिस्तान में भी एक कमांडर जो है वहाँ पे प्लेस रहते हैं, और एक जो ग्रुप है पर्टिकुलर वो यहाँ पर तालिबान का ग्रुप पाकिस्तान में रहकर आतंकवादी गतिविधियों को, जिहादी गतिविधियों को यहाँ पर जो है कंप्लीट करता है। तो इस प्रकार से अगर अफगान के साथ में अगर हमारा बायलेटरल रिलेशन अच्छा होगा तो पाकिस्तान के द्वारा इन सब चीज़ों को करने के लिए, इन आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए कई बार सोचा जाएगा, और हो सकता है वो इन सब चीज़ों से पीछे भी हट जाए। तो इसी वजह से जो अफगानिस्तान में इसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो मॉडल है उसे वहाँ पर चलाया जा रहा है। और तालिबान में ये कहा जा रहा है तालिबान के द्वारा कि उन्हें, उनके द्वारा, भारत के द्वारा जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पर अभी चलाए जा रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द यहाँ पर कंप्लीट किया जाना चाहिए। और कंप्लीट करने के बाद में जो पाकिस्तान की तरफ से जो प्रेजेंस अफगानिस्तान में मान लीजिए कभी भी अगर शुरू होने वाली है या हो सकती है, तो उस प्रेजेंस के लिए जो सभी डोर हैं वो यहाँ पर क्लोज हो जाएंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए इंडिया अगर वहाँ पर सबसे पहले अपनी प्रेजेंस वहाँ पर शुरू करता है तो तालिबान को या अफगानिस्तान को इस जो भारत के फेवर की जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर माननी पड़ेंगी, और आतंकवादी गतिविधियाँ कम हो सकेंगी। इसके बाद में एक जो अफगान है, अफगान का फेवर भी इसलिए भी ज़रूरी है कि यहाँ पर ऑयल और यहाँ पर गैस के जो खान हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और सेंट्रल एशिया में इसकी जो प्रेजेंस है वो यूरेशिया में काफ़ी ज़्यादा है। इसी वजह से यहाँ पर जो सबसे पहले यहाँ जो एस्टेब्लिशमेंट किया गया था वो चाबाद पोर्ट के रूप में किया गया था, ताकि सी रूट का यूज करते समय या फिर किसी भी प्रकार का ट्रांसपोर्ट करते समय पाकिस्तान का हमें यूज़ नहीं लेना पड़े। तो इसीलिए चाबाद पोर्ट यहाँ पर बनाया गया था। इसके बाद में कई और जो डेवलपमेंट है वो भी यहाँ पर किए गए हैं। इसके अलावा सेंट्रल एशिया में आप जानते हैं कि ऑयल और नेचुरल गैस के यहाँ पर काफ़ी सारे बड़े बड़े खदान अवेलेबल हैं। काफ़ी देशों को अफगानिस्तान के द्वारा ऑयल और गैस की सप्लाई की जाती है। तो इसी वजह से इंडिया के स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव को अगर यहाँ पर देखा जाए तो उसके लिए भी अफगानिस्तान जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। तो इस प्रकार से लगभग 300 मिलियन का जो खर्चा है वो यहाँ पर आने वाला है। काबुल रिवर के ऊपर ये बनाए जाने की बात यहाँ पर करी जा रही है, और इसके बाद में काबुल ही जगह का नाम है। तो उसको लेकर यहाँ पर तालिबान के द्वारा कहा जा रहा है कि तालिबान में जो भी अफगानिस्तान में जो भी प्रोजेक्ट भारत के चल रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर ख़त्म किया जाए। तो अफगानिस्तान की जो अगर प्रेजेंस देखेंगे अगर मैप पे आप, तो इस प्रकार से ये यहाँ पर भारत की प्रेजेंस है। भारत से डायरेक्ट लगते हुए यहाँ पर पाकिस्तान है, और पाकिस्तान से डायरेक्ट यहाँ पर जो प्रेजेंस है वो यहाँ पर अफगानिस्तान की है। और इस एरिया पर यहाँ पर जो शादूत डैम है वो यहाँ पर बनाने की बात की जा रही है। तो इस प्रकार से ये काबुल प्रोविंस है, काबुल प्रोविंस में यहाँ पर ये डैम बनाया जाएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि ये अरेबियन सी है, अरेबियन सी से जो पाकिस्तान है उसकी बॉर्डर यहाँ पर लगती है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये इतना जो एरिया है यहाँ तक ये ईरान के ये यहाँ पे ईरान का आता है। और इसलिए अफगानिस्तान में अगर कोई भी ट्रांसपोर्ट करना है तो या तो ईरान को लेकर यहाँ पर ईरान से के थ्रू किया जा सकता है या फिर पाकिस्तान के थ्रू किया जा सकता है। इसीलिए जो यहाँ पर चाबार पोर्ट का यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो इंडिया के द्वारा किया गया था, ताकि जो पाकिस्तान को यहाँ पर बाईपास करके सीधे यहाँ इंडिया में जो भी ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ पर सी के ज़रिए किए जा सके। तो इस प्रकार से अफगानिस्तान स्ट्रेटजिकली और ऑयल और गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि अफगानिस्तान के अगर चारों तरफ अगर हम माने कि कौन कौन से जो देश हैं वो यहाँ पर आते हैं, तजाकिस्तान की बॉर्डर अफगानिस्तान से लगती है, उसके बाद उज़्बेकिस्तान की लगती है, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान की लगती है, ईरान भी अफगानिस्तान की बॉर्डर में है, पाकिस्तान भी अफगानिस्तान की बॉर्डर में है, और भारत भी अफगानिस्तान की बॉर्डर में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप वर्क है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। भारत की जो बॉर्डर है वो भी अफगानिस्तान से यहाँ पर लगती है। आप देखेंगे यहाँ पर जो थोड़ा सा जो हिस्सा है भारत का वो यहाँ पर टच होता है अफगानिस्तान से। तो इस प्रकार से थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर जो टच होता है, इसी वजह से अफगानिस्तान की जो इंटरनेशनल बॉर्डर है भारत के इंटरनेशनल बॉर्डर को टच करती है। तो इस प्रकार से जो मैप में जो अफगानिस्तान की प्रेजेंस है उसे आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में तालिबान को लेकर अगर भारत के रवैये की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि 1999 में जो हमारा प्लेन हाईजैक हुआ था, फ्लाइट 814 जो यहाँ पे हाईजैक की गई थी, जिसे कि
कंधार में उतारा गया था। वहाँ पर तालिबानियों के द्वारा ही इस प्लेन को हाईजैक करने वाले जो आतंकवादी थे उनकी मदद यहाँ पर की गई थी। तो ऐसा कहा जाता है, इसी वजह से भारत का जो रवैया है वो एंटी तालिबान रवैया है। तालिबान को यहाँ पर भारत के द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि ये आतंकवादी गतिविधियों में यहाँ इसकी प्रेजेंस रहती है, शामिल रहता है। इसके अलावा जो 1996 से लेकर 2001 तक जो तालिबान ने अफगानिस्तान में अभी अपनी सरकार चलाई थी, उसको सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे जो देश हैं वो ही आगे आए थे। इन तीनों देशों ने ही इसे जो है सपोर्ट यहाँ पर दिया था। इसके अलावा किसी भी देश के द्वारा सपोर्ट यहाँ पर नहीं दिया गया है। आप जानते हैं कि 1 मई के बाद में जब यूएस ने अपनी कंप्लीट फोर्स अफगानिस्तान से हटा ली है, तो तालिबान ने वापस से जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है वहाँ पर कब्जा कर लिया है। और उसके बाद में सारे देशों ने जो कोई एड अगर वहाँ पर चलती थी उसे भी बंद कर दिया है, और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर अफगानिस्तान के लोगों को देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से वुमेन्स की लाइफ पर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को मिला है। उनकी पब्लिक लाइफ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। गर्ल्स को स्कूल जाने से रोक दिया गया है, और जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है वो अफगानिस्तान का यहाँ पर हो गया है। डिप्लोमेटिक आइसोलेशन से मतलब है कि कोई भी देश जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है अफगानिस्तान से, तालिबान से नहीं रखना चाहता है। और इसी वजह से जो उनका अदर जो कंट्रीज थी उनसे जो भी लेन देन था, जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट था, वो यहाँ पर ख़त्म हो गया है। केवल इन 3 देशों के द्वारा ही इसे यहाँ पर सपोर्ट किया जा रहा है। तालिबान ने जो है वो यहाँ पर अभी इस तरीके की मंशा यहाँ पर जाहिर की है कि वो इंडिया के साथ में जो फ्रेंडशिप है वो रखना चाहते हैं। इंडिया के साथ में जो बायलैटरल रिलेशन है उन्हें यहाँ पर आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो अफगानिस्तान में जो सिचुएशंस हैं वो बहुत ही तेज़ी से यहाँ पर चेंज हो रही हैं। और टेररिस्ट को लेकर यहाँ पर अगर बात की जाए तो टेररिज्म को यहाँ पर अफगानिस्तान में तो बढ़ावा खैर मिल ही गया है तालिबान के आने से। देश के, दुनिया के और अन्य जो कंट्रीज़ हैं, अन्य जो जगह हैं, वहाँ पर भी आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिलने का यहाँ पर आसार है वो लग रहे हैं। इसके बाद में अगर कॉन्फ्लिक्ट की अगर बात करें तो 2021 में अफगानिस्तान ने तालिबान ने कब्जा कर लिया था अफगानिस्तान की सरकार पर। उसके बाद से जो 7 लाख लोग हैं वो यहाँ पर इवैक्यूएट किए गए थे। 7 लाख अफगानिस्तानियों को वहाँ से भगाया गया था, जिसमें 59% जो लोग थे वो खाली बच्चे थे। और 33 प्रोविंस जो हैं, 34 में से टोटल 34 प्रोविंस हैं, इसमें से 33 प्रोविंस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पर पिछले साल देखने को मिला था। मतलब जो 34 टोटल जो राज्य हैं अफगानिस्तान में, उसमें से 33 राज्यों में जो लोग हैं उन्हें वहाँ से भगाया गया था, और लगभग 7 लाख लोगों को वहाँ पर निकाला गया है अफगानिस्तान से। तो इस प्रकार की स्थिति वहाँ पर देखने को मिल रही है। एक यूनाइटेड नेशंस जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसकी अगर रिपोर्ट के अनुसार देखें तो 97% जो अफगानी है, 97% अफगानी लोग जो हैं वो अंडर पॉवर्टी रेखा के नीचे आ गए हैं, पॉवर्टी रेखा के नीचे आ गए हैं, बिलो बीपीएल हो गए हैं। तो इसी वजह से वहाँ पर जो गरीबी है वो बढ़ती जा रही है। ये 97% लोगों में यहाँ पर गरीबी देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब जो 3% जो लोग यहाँ पर बच गए हैं वो या तो स्वयं तालिबान से संबंध रखते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा हाई फाई जो लोग हैं वहाँ पर, उन्हीं लोगों को इन 3% में काउंट किया जा रहा है। बाकी पूरा अफगानिस्तान लगभग यहाँ पर बीपीएल में आ गया है, बिलो पॉवर्टी लाइन यहाँ पर आ गया है। तो इस प्रकार से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो भी यहाँ पर देखने को कुछ ही समय में मिल सकता है। तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर तालिबान के अफगान में सरकार बनाने की वजह से बन रही हैं, और आगे भी ये स्थितियाँ और भी बिगड़ने वाली हैं। तो तालिबान किस प्रकार से यहाँ पर तालिबान का उद्भव हुआ है, तालिबान क्या है और किस प्रकार से यहाँ पर कार्य करता है। तालिबान बेसिकली एक सुन्नी इस्लामिस्ट जो लोग हैं उनका एक समूह है, जिसमें कि पश्तून एक यहाँ पर एक समाज होता है, पश्तून समाज। उस समाज को यहाँ पर इस प्रकार से गाइड किया गया है कि उनका जो शोषण है वो अफगान में हुआ है शुरू से, और जो शासन है वो यहाँ पर अफगानिस्तान में पश्तून्स के द्वारा ही किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से इस मूवमेंट का जो जन्म है वर्ष 1990 में से या उससे भी पहले हो गया था, और अफगानिस्तान में 1996 से लेकर 2000 तक जो अफगानिस्तान की जो सरकार है वो तालिबान के हाथ में रही थी। इस प्रकार से तालिबान में इस प्रकार के जो आतंकवादी हैं वो रहते हैं, और ये अपने आप को इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगान
के नाम से यहाँ पर बुलाते हैं, और इस मिलिटेंट इस्लामिस्ट और जिहादी पॉलिटिकल जो विचारधारा है इनकी यहाँ पर बनी हुई है। इसके बाद में जो अफगानिस्तान में जो तालिबान है, उस तालिबान के द्वारा जो पश्तून जो लोग हैं, पश्तून एरिया है जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दोनों में यहाँ पर मिल रहा है। तो इन दोनों जो एरियाज़ हैं, इन दोनों एरियाज़ में पीस और सिक्योरिटी वापस से बनाए रखने के लिए इन लोगों को मिसगाइड किया जाता है कि तो आपके द्वारा जो भी स्टेट के द्वारा आपके वेलफेयर के लिए कोई भी कार्य यहाँ पर नहीं किया जाएगा, और जो भी आपके लिए जो भी कार्य यहाँ पर अच्छा होगा वो यहाँ पर हमारे द्वारा किया जाएगा, जिसमें कि शरिया लॉ का लागू होना एक ऐसी बात का परिचायक है कि शरिया लॉ वहाँ पर लागू हो गया है, इस्लामिक लॉ वहाँ पर लागू कर दिया गया है, जिसका कि बहुत वर्स्ट जो सीन है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसी के बाद में जो तालिबान की जो स्थिति है वो इसी वजह से बिगड़ रही है, क्योंकि उनकी जो सोच है वो इसी प्रकार की है। ट्रेडिशनल वहाबी जो पुरिटैनिज्म है वो वहाँ पर देखने को मिलता है। इस वजह से वहाँ पर जो महिलाओं की स्थिति है वो और भी ज़्यादा खराब हो गई है। तालिबान ने 2 अगस्त 2021 में जो वहाँ पर अपना जो कंट्रोल है वो वहाँ पर ले लिया था। इसके बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी कंप्लीट जो फौज है, सेना है, वो वहाँ पर विड्रॉ कर ली थी, और नाटो के द्वारा भी जो अपनी जो सेना है वो वहाँ से हटा ली गई थी। तो इसी वजह से अफगानिस्तान पर वापस से जो तालिबान का कब्जा हो गया है। तो तालिबान और यूएस के बीच में जो ये यूएस के द्वारा जो ये सेना वहाँ से हटाई गई है वो एक समझौते के तहत हटाई गई है। यूएस और तालिबान के बीच में ये समझौता हुआ है कि किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों को उनके द्वारा बढ़ाया हुआ नहीं दिया जाएगा। तो इसी की वजह से और इसी एग्रीमेंट की वजह से जो यूएस ने वहाँ पर अपनी जो फौज थी और नाटो बैक जो अफगान में गवर्नमेंट चल रही थी उसे वहाँ पर हटा लिया गया और हटा दिया गया। तो ये जो एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट को दोहा एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। दोहा एग्रीमेंट के कारण ही वहाँ पर जो यूएस है उसने अपनी जो सेना है वो वहाँ से हटा ली गई है 20 साल बाद में, और अफगानिस्तान में पीस लाने के लिए इस डील को किया गया है, जिसे यूएस तालिबान डील या दोहा एग्रीमेंट कहा जाता है। इस एग्रीमेंट में तालिबान के द्वारा 19 फरवरी 2020 को दोहा कतर में ये समझौता किया गया था, जिसमें 2001 से 2021 तक जो भी अफगान में जो भी नुकसान हुआ था उसको लेकर निगोशिएशंस जल्मी खलील ज़ैद के द्वारा यहाँ पर किया गया था। और इस एग्रीमेंट में यूएस की जो लगभग जो शर्तें हैं वो तालिबान के द्वारा यहाँ पर मान ली गई हैं, और उन्हीं शर्तों के मानने के कारण ही जो यूएस ने वहाँ पर अपनी जो सेना है वो वहाँ से वापस बुला ली गई है। इसके बाद में जो यूएस और तालिबान के बीच में जो ये समझौता हुआ है उसमें नाटो फोर्सेस को भी हटाने का वहाँ से बात किया गया है, जिसमें कि तालिबान के द्वारा काउंटर टेररिज्म के जो कमिटमेंट है वो किए गए हैं। इसी की वजह से वहाँ पर जो सेना है वो वहाँ पर हटाई गई है। इनिशियल जो यहाँ पर शुरुआत है वो 13,000 जो उनके सैनिक हैं उन्हें कम करके 8600 यहाँ पर किए जाएंगे जुलाई 2020 तक, जो कि किए जा चुके हैं। इसके बाद में 14 महीनों के अंदर अंदर, जो कि डेट 1 मई 2021 की थी, तो 1 मई 2021 को तालिबान के कमिटमेंट को पूरा होता देख अगर ऐसा लगता है यूएस को कि जो तालिबान ने कमिटमेंट किए हैं जो थोड़ी सी फोर्स वहाँ पर हटाने के बाद में 135 दिन के बाद में, तो उसके बाद में जो तालिबान से जो समझौता है उसे कंप्लीट कर दिया जाएगा और फुल विड्रॉल जो उनकी सेना का है यूएस का वो वहाँ पर कर दिया जाएगा। तो इसकी डेट भी 1 मई 2021 तय की गई थी, जो कि ये भी पिछले वर्ष कंप्लीट हो गई है। और इसी वजह से जो यूएस है उन्होंने अपनी जो सेना थी वो वहाँ से बाहर निकाल ली है, और उसके बाद में तालिबान वापस से जो पावर में अफगानिस्तान में आ गया है। तो इस प्रकार से जो तालिबान का जो ये पूरा किस्सा चला है उसमें पाकिस्तान, चाइना और रशिया के द्वारा इनका सपोर्ट किया गया है, और ये कहा गया है कि तालिबान एक जो सोशल ग्रुप है अफगानिस्तान का, उसे वहाँ पर इस अपने सोशल इम्प्रूवमेंट के लिए इस प्रकार की गतिविधियाँ जो उन्होंने की हैं उसे वो ठीक ठहराते हैं। और यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने भी इसे यूनानिमसली सपोर्ट किया है और कहा है कि भाई ये जो शुरुआत उन्होंने की है वो बहुत अच्छी शुरुआत है, और अगर तालिबान अगर किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों को वहाँ पर अगर जारी नहीं रखता है और शांति से अगर अपनी सरकार चलाता है या अफगानिस्तान में पीस कायम रखता है, तो किसी भी देश को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम
नहीं होगी। तो इस प्रकार से दोहा एग्रीमेंट में जो ये मेन जो बातें थी उनको यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। तो तालिबान क्या है, तालिबान ने किस प्रकार से जो अपनी शुरुआत की है और किस प्रकार का जो बेनिफिट है वो अफगानिस्तान में तालिबान से रिलेशन कायम रखकर भारत को हो सकता है, उन सब के बारे में इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों हाल ही में हमने अपना जो 75वां स्वतंत्रता दिवस है उसे सेलिब्रेट किया है, और पूरे देश ने काफ़ी अच्छे ढंग से, काफ़ी जोश और उल्लास के साथ में इस जो सेलिब्रेशन था हमारा 75वें साल का, वो सेलिब्रेशन को कंप्लीट किया है। इस सेलिब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए फ्लैग होस्टिंग की बात यहाँ पर जो की गई थी, हर घर तिरंगा जो कैंपेन यहाँ पर चलाया गया था, उस कैंपेन को भी यहाँ पर लगभग सभी लोगों के द्वारा, देशवासियों के द्वारा फॉलो किया गया था। मैंने देखा है कि कई लोग जो हैं वो फ्लैग का यूज़ तो करते हैं, लेकिन उस फ्लैग को किस तरीके से होस्ट करना चाहिए, किस तरीके से जो उसका रख रखाव करना चाहिए, कौन लोग इसकी होस्टिंग कर सकते हैं, किस प्रकार से इसे व्हीकल पे लगाना चाहिए, तो इस प्रकार की सारी जो जानकारियां हैं वो उनका अभाव अभी हम लोगों के अंदर हैं, और उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो भी हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। तो उन्हीं को लेकर इसमें चर्चा करेंगे और समझेंगे कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है उसका जो पैराग्राफ है 2.2, उसमें ये बताया गया है कि जो कोई भी पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो जिसमें कि स्काउट की जो कैंप हैं वो भी शामिल हैं, वो किसी भी दिन या किसी भी ओकेज़न पर जो झंडा है उसे होस्ट कर सकते हैं, और उसका जो झंडे को जो फहराने का जो कार्य है वो पूरी डिग्निटी के साथ में यहाँ पर किया जाना चाहिए, या उसका ध्यान सब लोगों को रखना चाहिए। और जो ये फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है इसे जनवरी 26 2002 को यहाँ पर लागू किया गया था। उसके बाद में जो झंडे से लेकर जो भी जो कोड हैं वो हमारे देश में लागू हो गए हैं, और उन्हीं को ध्यान में रखकर जो फ्लैग की होस्टिंग है यहाँ पर की जाती है। फ्लैग के अगर इसमें साइज और लेंथ की अगर बात करें तो रेक्टेंगल जो पैनल है वो इसमें यूज़ किया जाता है, जिसमें कि इस तीनों पैनल की जो विड्थ है वो यहाँ पर समान होनी चाहिए, जो इनकी चौड़ाई है इन पैनल्स की वो समान होनी चाहिए। सबसे पहले का जो ऊपर का पैनल होता है उस पैनल में सेफ्रॉन कलर होना चाहिए, केसरी कलर होना चाहिए। इसके बाद में जो बीच का जो पैनल है उसमें वाइट कलर होना चाहिए, और उसके बाद में जो लास्ट का जो इसमें बचता है उसमें ग्रीन कलर होना चाहिए। तो थर्ड पैनल में ग्रीन होना चाहिए, जो मिडिल का जो एरिया है उसमें वाइट होना चाहिए, और जो वाइट जो मिडिल का एरिया होता है उसमें अशोक चक्र बना होना चाहिए जो कि ब्लू कलर में होना चाहिए। ब्लू कलर का अशोक चक्र यहाँ पर होता है, और इसमें जो 24 धारियाँ हैं उनका इसमें उपयोग किया जाता है। इस अशोक चक्र में 24 धारियाँ होती हैं, तो इस बात का ध्यान आप रखिएगा। काफ़ी सारे जो प्रीवियस एग्जाम्स है उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि ये धारियों की संख्या कितनी होती है। इसके बाद में जो नेशनल फ्लैग होता है उसे अगर आप होस्ट करते हैं तो उसकी जो पोजीशन है वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। घर में अगर आप कर रहे हैं तो सबसे ऊंची जगह पर ये होना चाहिए, इससे ऊपर कोई भी झंडा या किसी प्रकार की और चीज़ नहीं होनी चाहिए। और जो डैमेज और किसी भी प्रकार से कटे फटे जो फ्लैग होते हैं उनकी होस्टिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से अगर फ्लैग जो डैमेज हो जाता है उससे डैमेज फ्लैग की जो होस्टिंग है वो आप नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेशनल फ्लैग है उस नेशनल फ्लैग को किसी भी प्रकार के कॉस्ट्यूम और यूनिफॉर्म के रूप में भी यहाँ पर यूज़ नहीं किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर नेशनल फ्लैग को अगर यूज़ किया जाता है तो कमर से ऊपर का जो भी एरिया होता है, जहाँ पर मान लीजिए आप शर्ट का यूज़ करते हैं या टी शर्ट का यूज़ करते हैं, उस एरिया पर ही अगर फ्लैग का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो किया जा सकता है। लेकिन वेस्ट से नीचे का जो एरिया है वहाँ पर फ्लैग का यूज़ नहीं किया जा सकता है। किसी भी प्रकार के कंप्लीट सिंपल कॉस्ट्यूम और यूनिफॉर्म के लिए फ्लैग का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से कुछ बेसिक बातें हैं जो नेशनल फ्लैग के बारे में आपको पता होनी चाहिए। अगर इसकी बनावट को अगर हम देखें, इसके कपड़े को अगर हम देखें तो हैंड स्पन जो क्लॉथ होता है, हाथ से बना हुआ जो हथकरघा जिसे कहते हैं, वो हथकरघा का जो कपड़ा होता है उसे इसमें यूज़ करना चाहिए। इसके बाद में जो इसकी लंबाई और चौड़ाई की जो रेशियो होनी चाहिए वो हमेशा 3.2 होनी चाहिए, और
3.2 होगी तो इस प्रकार की एक रेक्टेंगल जो शेप है इसकी यहाँ पर निकल के आएगी। सफरॉन कलर सबसे ऊपर होना चाहिए। इसके बाद में सनराइज और सनसेट के समय पे अगर आप मान लीजिए इसे अगर फ्लो करते हैं तो उस पर प्रॉपर तरीके से जो रोशनी है वो यहाँ पर होनी चाहिए। मान लीजिए आप अपने घर में कोई झंडा अगर होस्ट करते हैं तो इसमें जो अगर रात्रि के समय पे अंधेरा नहीं होना चाहिए, उस पर प्रॉपर तरीके से जो लाइटनिंग है वो होनी चाहिए ताकि जो झंडा है वो प्रॉपर तरीके से हमें यहाँ पे दिखाई दे। इसके बाद में जो झंडा है उसे यूज़ करने के बाद में आप ऐसे ही फेंक नहीं सकते। अगर आप मान लीजिए उसे फेंकना भी चाहते हैं या किसी वजह से आपका जो झंडा है वो टूट गया है या कट फट गया है, उसे आप यूज़ नहीं करना चाहते तो उसे किसी भी एकांत जगह में जाकर आप जला सकते हैं, या तो उसे सिर्फ फेंक नहीं सकते। इसी प्रकार से किसी भी बेतुके तरीके से आप जो नेशनल फ्लैग है उसे कैरी नहीं कर सकते। एक नेशनल फ्लैग को आप इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते कि वो इंटेंशनली जो ग्राउंड को टच करे, और कॉमर्शियल पर्पस के लिए जो नेशनल फ्लैग है उसको यूज़ नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट की परमिशन के बिना इसे अगर करते हैं आप तो एक पनिशेबल ऑफेंस है। ये सारी जो चीज़ें हैं इनका पनिशमेंट डिसाइड किया हुआ है, 3 साल की जेल जो है इन ऑफेंस के लिए यहाँ पर दी जा सकती है। तो इस प्रकार से नेशनल फ्लैग को जो यूज़ करने के काफ़ी सारे रूल्स यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद में अगर मान लीजिए अगर आपका नेशनल फ्लैग है वो किसी भी प्रकार से कट जाता है, फट जाता है, तो उसको आप प्राइवेटली किसी भी एकांत जगह में जाकर, सुनसान जगह पे जाकर उसे बर्न कर सकते हैं, और या फिर ऐसा मेथड यूज़ कर सकते हैं जिससे कि नेशनल फ्लैग की जो डिग्निटी है वो यहाँ पर ख़राब नहीं हो सके। इसके बाद में नेशनल फ्लैग जो व्हीकल्स पे जो लगाया जाता है बाहर, आपने देखा होगा काफ़ी सारे मैंने देखा था कि इस प्रकार का जो 75 ईयर्स का जो नेशनल अभी आया था हर घर तिरंगे को लेकर, इस प्रकार के कैंपेन को लेकर सभी लोगों ने जो गाड़ी पर अपने नेशनल फ्लैग लगाया था, बाहर गाड़ी से बाहर लहराते हुए सड़क की तरफ मुंह करते हुए नेशनल फ्लैग को लगाया था। तो ये तरीका गलत है, और भारत के जो प्रेसिडेंट हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं और अदर जो इस प्रकार की डिग्निटरीज हैं, सीएम हैं और अदर जो स्टेट के मिनिस्टर्स हैं, उन मिनिस्टर्स के अलावा जो नेशनल फ्लैग है इस प्रकार से गाड़ी पर फ्लोन कोई भी नहीं कर सकता। और अगर नेशनल फ्लैग जब भी यूज़ नहीं हो सकता होता है तो उसे आपको कवर करके रखना चाहिए, और जो साइड है, बैक है और जो टॉप है वहाँ पर नेशनल फ्लैग को यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से व्हीकल पर नेशनल फ्लैग को यूज़ करने के भी ये काफ़ी सारे नियम यहाँ पर नेशनल कोड में दिए गए हैं, फ्लैग कोड में दिए गए हैं, जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप मान लीजिए नेशनल फ्लैग को यूज़ करने के बाद में उसे अगर स्टोर करना चाहते हैं, उसे रखना चाहते हैं, तो इसे फोल्ड करने के, इसे समेटने के भी जो नियम हैं यहाँ पर दिए गए हैं। जो नेशनल फ्लैग है उसे आप हमेशा हॉरिजॉन्टली ही प्लेस करेंगे। हॉरिजॉन्टली प्लेस करने के बाद में इस प्रकार से ये जो नीली धारी आपको यहाँ पर दिख रही है, इस नीली धारी को आप यहाँ से आधे एरिया में इसे फोल्ड करेंगे, जैसा कि ये सेकंड पॉइंट में यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इस आधे तरीके से फोल्ड करने के बाद में कुछ इस तरीके का ये दिखाई देगा। इसके बाद में जो ये साइड है, इस साइड को आप यहाँ पर फोल्ड करेंगे और इस साइड को यहाँ पर फोल्ड करेंगे। तो इस प्रकार से जो अशोक चक्र है वो फोल्ड हुए हुए जो हमारा जो तिरंगा होता है उसमें भी अशोक चक्र है वो यहाँ पर फ्रंट में दिखाए देता रहना चाहिए। इस प्रकार से इसको फोल्ड करते हैं, और फोल्ड करने के बाद में जब इसे आप कैरी करते हैं तो इस प्रकार से दोनों हाथों का यूज़ करके इसे कैरी किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से नेशनल फ्लैग को लेकर जो यहाँ पर रूल्स हैं वो दिए गए हैं, और नेशनल फ्लैग को होस्ट करने के लिए जो नियम है उन्हें आप उनको यूज़ में लाना चाहिए। देखिए मेन बात यहाँ पर ये है कि हम जब भी हमारे देशभक्ति की बात आती है, पेट्रोटिज्म की बात आती है, किसी भी प्रकार की चीज़ें 15 अगस्त या 26 जनवरी को निकल कर आती हैं, तो हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते और जाने अनजाने में हमसे जो ये गलतियां हैं वो हो जाती हैं। ये नेशनल फ्लैग जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे आपको यूज़ करते समय इन सब चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। और अगर आपके आसपास अगर कोई अगर इसे यूज़ करता है और आपको लगता है कि नेशनल फ्लैग की डिग्निटी में उसके रूल को तोड़कर ये इसका यूज़ किया जा रहा है, तो उसे रोकिए और समझाइए कि इस प्रकार से इस नेशनल फ्लैग को यूज़ किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे देश का भी, और हमारे देश की आज़ादी के लिए जो संघर्ष किया गया था
उसका भी। तो इस प्रकार से नेशनल फ्लैग के जो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं यहाँ पर, उनका यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। तो इन्हें आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के स्टैटिक पोर्शन में हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ फोक डांस का। तो जो कि आपको पता है कि आर्ट एंड कल्चर में जो डांस वाला पार्ट है उसको लेकर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं स्टैटिक पोर्शन में। और जो ट्रेडिशनल डांस है उनका हमने डिस्कशन यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। फोक डांस जो है उनका डिस्कशन यहाँ पर अब शुरू किया जा रहा है। तो इस प्रकार पहला अगर आप फोक डांस अगर हम देखेंगे तो चरबा यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि हिमाचल प्रदेश का ये डांस है। और दशहरा का जो फेस्टिवल होता है उसके समय पे इसे परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद में भांगड़ा गिद्दा एक ट्रेडिशनल फोक डांस होता है, जो कि पंजाब में इसे परफॉर्म किया जाता है। पंजाब में किसी भी अच्छे फेस्टिवल पर या किसी भी ओकेजन पर इसे परफॉर्म किया जाता है। और एक ड्रम की बीट पर इसे परफॉर्म किया जाता है। जब मेल काउंटर पार्ट के साथ में फीमेल काउंटर पार्ट भी होती है तो इसे गिद्दा के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली जो भंगड़ा है वो मेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है और जो गिद्दा है वो फीमेल के द्वारा यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। पंजाब का ये जो फोक डांस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। इसके बाद में रासलीला आती है। ब्रज की रासलीला भी काफ़ी मशहूर है, जो कि उत्तर प्रदेश में इन्हें परफॉर्म किया जाता है। इसमें राधा और कृष्ण के बचपन के जो लव स्टोरीज हैं उसमें उसको लेकर इस परफॉर्मेंस को कंप्लीट किया जाता है। इसके बाद में दादरा एक फोक डांस है, जो कि ये भी उत्तर प्रदेश का ही एक सेमी क्लासिकल फॉर्म है, जिसमें सेम स्टाइल में म्यूजिक यहाँ पर बजाया जाता है। और इसमें लखनऊ का जो राजघराना है उसको लेकर इसमें जो कनेक्शन है वो देखने को मिलता है। और लखनऊ के राजघराने के द्वारा जो इस डांस को सबसे ज़्यादा देखा जाता है। इसके बाद में जो अगला फोक डांस आता है वो ज्वारा आता है। ये ज्वारा जो फोक डांस है वो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में इसे परफॉर्म किया जाता है जब हार्वेस्ट का समय होता है। और ज्वार का एक बास्केट, फुल बास्केट अपने सिर पर लेकर ये लोग इस डांस को परफॉर्म करते हैं, जिसमें कि बहुत ही तेज म्यूजिक जो है इसमें बजाया जाता है। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में ये ज्वारा डांस किया जाता है। इसके बाद में मटकी डांस आता है। इस मटकी डांस में जो मालवा रीजन में इसे परफॉर्म किया जाता है और वुमेन्स के द्वारा इसे परफॉर्म किया जाता है। मेनली शादी और जो त्यौहार होते हैं, इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं, उन पर इसको परफॉर्म किया जाता है। ये सोलो परफॉर्मेंस इसमें की जाती है, जिसमें कि एक अर्थन पोर्ट को अपने सर पर रखा जाता है। आपने देखा होगा एक जो डांस होता है उसमें जो मटके को अपने सर पर रखकर, 3-4 मटकी अपने सर पर रखकर इस प्रकार से इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। आड़ा और खड़ा नाच इसका एक वेरिएंट है, ये दो मटकी डांस के। तो इन्हें भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में गौर मरिया डांस होता है। ये गौर मरिया डांस जो एक रिचुअलिस्टिक डांस है और बेसन होन मारिया ट्राइब जो है बस्तर रीजन की छत्तीसगढ़ में, इसके द्वारा इसे परफॉर्म किया जाता है। इम्पोर्टेंट है, जो मारिया हॉर्न मारिया ट्राइब है इसके द्वारा इसे परफॉर्म किया जाता है। और ये जो ट्राइब है वो बस्तर रीजन में मिलती है छत्तीसगढ़ के। इस डांस में जो मूवमेंट होती है उसमें बाइसन के रूप में इसमें मूवमेंट किया जाता है और मैन और वुमेन दोनों के द्वारा इसे परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद में एक अगला डांस होता है जिसे अलकप कहा जाता है। ये अलकप जो डांस है वो राजमहल हिल्स में इसे देखा जाता है, जो कि झारखंड में है। और राजशाही में इसे देखा जाता है, जो कि मुर्शिदाबाद में है। मालदा रीजन में भी इसे देखा जाता है, जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। इसमें 10 से 12 जो डांसर्स हैं वो एक ग्रुप में इसमें डांस परफॉर्म करते हैं, जिसमें कि 2 लीड सिंगर्स होते हैं जिन्हें कि गायंस के नाम से यहाँ पर पुकारा जाता है। गायंस होते हैं जो लीड सिंगर यहाँ पर होते हैं। 10 में से 10-12 का जो ग्रुप होता है उसमें से 2 जने जो हैं मेन गाना गाने वाले होते हैं। इस ट्रूप्स के परफॉर्मेंस में जो मेथोलॉजिकल स्टोरीज हैं उन्हें यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। और जो कॉमिकल स्केच यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं उन्हें कैप के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। इसमें जो लॉर्ड शिवा हैं उन लॉर्ड शिवा का जो स्टोरीज हैं उसमें इनका परफॉर्मेंस दिया जाता है। इसके बाद में बिराहा एक डांस फॉर्म होता है। ये बिराहा जो डांस फॉर्म है वो रूरल जो बिहार है उसमें इसे परफॉर्म किया जाता है। और इसका जो एक
वेरिएंट है वो उसे विदेशिया भी कहा जाता है, जो वुमेन का जो किसी भी प्रकार का कोई जो दर्द है उस दर्द को इसमें पोर्ट्रेट किया जाता है। और जो इसकी प्रैक्टिस है वो मेल के द्वारा सोनली की जाती है, अकेले मेल की ज़्यादा की जाती है, जो कि फीमेल का जो कैरेक्टर है उन्हीं के द्वारा यहाँ पर प्ले किया जाता है। तो इस प्रकार से जो ये बिरहा डांस है वो रूरल बिहार में परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद में पाइका डांस है। पाइका डांस जो है वो सदर्न पार्ट में परफॉर्म किया जाता है उड़ीसा का जो पाइका डांस होता है, इसका एक लॉन्ग फॉर्म भी होता है, जिसमें कि जो डांसर होते हैं वो अपने हाथ में वुडन स्पीयर और शील्ड लेकर इस डांस को करते हैं, और अपनी जो स्किल्स और इन्फेंट्री लाइक जो उनके अंदर जो कला है उस कला को यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, मार्शल आर्ट के रूप में भी इसे यहाँ पर दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से जो पाइका डांस है वो यहाँ पर उड़ीसा में इसे परफॉर्म किया जाता है। और बैटल से संबंधित जो भी यहाँ पर इनकी जो काबिलियत है, जो खासियत है, उस खासियत को इसमें दर्शाया जाता है। इसके बाद में जाट जटिन जो डांस है वो यहाँ पर किया जाता है। ये बेसिकली जो बिहार है उसमें काफ़ी सारे पार्ट्स में इसे परफॉर्म किया जाता है। इसके मिथिला जो रीजन है उसमें भी इसे परफॉर्म किया जाता है, जिसमें कि जो कपल होते हैं उसमें लव और जो झगड़ा उनके बीच में होता है, प्यार और झगड़ा जो होता है एक मैरिड कपल के बीच में, उसमें इसको परफॉर्म किया जाता है। जाट और जाटिन इसका यहाँ पर नाम दिया गया है। इसके बाद में झूमर जो एक परफॉर्मेंस दी जाती है, जिसमें कि झारखंड और उड़ीसा में ये ट्राइबल पीपल्स के द्वारा इसे परफॉर्म किया जाता है। और इस परफॉर्मेंस में जो जनानी झूमर एक परफॉर्मेंस होती है और एक मर्दाना झूमर एक परफॉर्मेंस होती है। जो जनानी जो झूमर होती है इसमें फीमेल्स के द्वारा इसे परफॉर्म किया जाता है, और जो मर्दाना झूमर होती है इसमें इसको मेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो इसमें जो मेन जो अट्रैक्शन रहता है वो यहाँ पर मेन फेयर और फेस्टिवल्स में इसे देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो कई जो फोक डांस हैं उन फोक डांस के बारे में ये जो बेसिक जानकारी है वो मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड कराई है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आज के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस और न्यूज़पेपर एनालिसिस में सिर्फ इतना ही है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि जो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन है आपको साथ के साथ मिल जाए। और मेरे साथ अगर आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो लेक्चर है उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में ये भी इसे शेयर किया हुआ है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही जो मेंस से रिलेटेड जो भी वहाँ एक्टिविटीज़ है वो वहाँ पर टेलीग्राम के चैनल पर की जाती है, तो वहाँ पर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।